नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 13 है। इससे पहले मैंने आपको 12 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 12 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 12 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के 1 के अनुसार। आर्टिकल 148 के 1 के अनुसार कौन करते हैं भाई कैग की नियुक्ति? वो करते हैं राष्ट्रपति जी। जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। ठीक है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है। जो कैग है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 155 के बीच कैग का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। कैग का कार्य क्या होता है भाई? इसका कार्य होता है भारत सरकार व राज्य सरकार, एक मिनट, के वित्तीय मामलों की जांच व निगरानी करना इसका कार्य है और यह सुनिश्चित करना है कि जनता के धन का दुरुपयोग न हो। इसीलिए इसको जनता के पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैग से संबंधित। ठीक है भाई, कैग का कार्य क्या होता है? भारत सरकार व राज्य सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करना व निगरानी करना इसका कार्य होता है और यह सुनिश्चित करना है कि जनता के धन का दुरुपयोग ना हो। इसीलिए इसको जनता के पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कैग से संबंधित। ठीक है भाई, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है विधि मंत्री, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार। कौन करते हैं भाई महान्यायवादी की नियुक्ति? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति जी करते हैं। महान्यायवादी कौन होता है? यह है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, कौन होता है भाई महान्यायवादी? यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, मत अधिकार से क्या अभिप्राय है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है
ऐसा कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचे। बी ऑप्शन है वोट देने का अधिकार। सी ऑप्शन है अमीरों को वोट देने का अधिकार। और डी ऑप्शन है केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो भाई मत अधिकार से क्या अभिप्राय है, मतलब मत अधिकार का क्या मतलब है, इसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1%, बी ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 3% और डी ऑप्शन है 6%। तो भाई किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 6% वोट पाने चाहिए। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। हमें यहाँ पर 2 कथन दिए हैं पी और क्यू, हमें बताना है भाई सिविल सेवकों के संबंध में कौन से सही है। ठीक है जी, पी कथन है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 है वह अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में है। कौन सा है वो आर्टिकल, वो है आर्टिकल 312। ठीक है, ना कि 311। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों कथन पढ़ते हैं हम। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, मतलब गलत कथन है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 311 है वह सिविल सेवकों को राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, समझ गए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है केवल पी, ये गलत है। बी में दिया है न तो पी न ही क्यू, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ना तो पी ना ही क्यू, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें यहाँ पर 2 कथन दिए हैं ए और बी, हमें इनमें से बताना है भाई कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए कथन है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। ये बिल्कुल सही कथन है, ए वाला। बी कथन है लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी को लोक सेवक कहते हैं, ना कि भारत सरकार के कर्मचारियों को। ठीक है, तो जो हमारा बी वाला कथन था ये बिल्कुल गलत कथन है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन में है केवल बी, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में ए और बी दोनों ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है केवल ए, तो हमारा ए स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार है, सी ऑप्शन है कानूनी अधिकार है और डी ऑप्शन है नैसर्गिक अधिकार है। तो भाई संसद के चुनावों में मत देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बाड़मेर राजस्थान, बी ऑप्शन है अरुणाचल पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है उत्तराखंड उत्तर। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र है वो है लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है चांदनी चौक। कौन सा है भाई, चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवी के सुंदरम, बी ऑप्शन है सुकुमार सेन, सी ऑप्शन है जीवी मावलंकर और डी ऑप्शन है टी स्वामीनाथन। तो भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात करें कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है जी, ज्ञानेश कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10,
डैश एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति। बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति योजना आयोग। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में है। इसमें है 338 में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 343, बी ऑप्शन है 344, सी ऑप्शन है 345 और डी ऑप्शन है 346। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 345 है उसमें राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 345। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है हिंदी और अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है भाई, और लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो भाई भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पद अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है। हमें यहाँ पर दो कथन दिए हैं पी और क्यू, हमें इनमें से बताना है भाई कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवकों के संबंध में सही है। ठीक है जी, पी कथन है अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए समुचित विधानमंडल को अधिकार देता है। ये बिल्कुल सही कथन है पी वाला। ठीक है, क्यू कथन देखते हैं। अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट भी मतलब ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पी और क्यू कथन दोनों ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन में दिया है केवल पी, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है पी और क्यू दोनों नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। सी ऑप्शन है हमारा पी और क्यू दोनों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि हमारे पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को
नियुक्त किया जाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा और डी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति जी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? वो करते हैं आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 324 के 2 के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो भाई भारत का जो संविधान है वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, समझिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा का, बी ऑप्शन है राज्यसभा का, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति का और डी ऑप्शन है स्थानीय निकायों का। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है भाई वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। किसके द्वारा संपादित किया जाता है? वो किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है भाई, स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। जो नगर पालिकाएं होती है उनका भी चुनाव किसके द्वारा संपादित किया जाता है? वो भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानीय निकायों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सच है? हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, पी और क्यू, मतलब दो कथन दिए हैं, पी और क्यू। हमें इनमें से बताना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन से सही है। ठीक है जी, जो आपका राष्ट्रपति शासन है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पी कथन है हमारा वो क्या है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही कथन है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ठीक है जी, क्यू वाला जो कथन है हमारा वो देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के बाद भी बनाया गया कानून प्रभावशाली रहता है। ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है पी और क्यू दोनों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें यहाँ पर दो कथन दिए हैं ए और बी, हमें बताना है इनमें से राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा सही है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक कथन है हमारा वो है राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कथन है। जो बी कथन है राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये दोनों ए और बी जो कथन है हमारे वह राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन में दिया है केवल ए, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है ए और बी दोनों ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो हमारा ए और बी दोनों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमारा ए और बी कथन दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य
संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है? हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यपाल शासन, बी ऑप्शन है आपातकाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन और डी ऑप्शन है कर्फ्यू। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है राज्यसभा और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो भाई राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट होता है वह किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की समृद्धि सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है यूएसए। तो भाई भारतीय संविधान में समृद्धि सूची की जो धारणा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में समृद्धि सूची में कितने विषय है भाई? वर्तमान में समृद्धि सूची में 52 विषय है। कितने विषय हैं? 52 विषय है, जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो समृद्धि सूची के विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चौथी, बी ऑप्शन है तीसरी, सी ऑप्शन है दूसरी और डी ऑप्शन है पहली। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची है वह भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में है। किसमें है? पहली अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।